हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, NCERT ऑफ क्लास 8 साइंस, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही ग्रुप्स थे। अभी हम इन्हीं ग्रुप्स को ही फर्दर आगे स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने स्टडी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए फ्रेंड हमारा कैसे काम करते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ डो, मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ पेस्ट्रीज, केक्स। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। बेकिंग की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही टेस्टी बना सकते हैं, फ्लफी बना सकते हैं। आइए अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए फ्रेंड हमारा कैसे काम करते हैं, तो इसी टॉपिक को ही हम अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.3। टेक ए हाफ केजी फ्लोर, आटा और मैदा, add some sugar and mix with the warm water. Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? देखिए यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें हाफ केजी आटा या फिर मैदा लेना है और उसमें कुछ हमने शुगर ऐड करनी है और उस सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी भी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एक यीस्ट पाउडर स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे और उस आटे को कुछ 2 घंटों के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको रख देंगे। आफ्टर 2 आवर्स हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो डो होगा हमारा, जो भी हमने गूंदा हुआ आटा है, वो राइज कर जाएगा, मींस वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा, राइट। ऐसा अब क्यों हुआ, इसका क्या रीजन था? Because yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. तो यहाँ पर देखिए जो यीस्ट हमने यूज किया था, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने अपने डो में ऐड किया था। तो वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, राइट। तो CO2 गैस ही हमारे जो डव को, हमारे जो भी हमने आटा गूंदा है, मैदा गूंदा है, उसको वो राइज कर देगी, उसको फ्लफी बना देगी, उसको सॉफ्ट बना देगी, राइट। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो गैस के बबल्स होते हैं वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं और उसमें गैस फिल कर देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो आपने देखा होगा ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स कितने फ्लफी और कितने सॉफ्ट होते हैं जब आप उनको खाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि उसमें यीस्ट ऐड किया होता है। जब भी उसका डो बनाया जाता है, ब्रेड का, केक का जब डो बनाते हैं तो उसमें यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और वो अपने उस डो को फ्लफी कर देती है, केक को सॉफ्ट कर देती है, राइट। तो जिससे हमें वो टेस्टी लगता है, राइट। यहाँ पर देखिए यीस्ट एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एज ए फ्रेंड काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid or vinegar. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर हम काफी लार्ज स्केल में यूज होता है प्रोडक्शन में, किसकी? अल्कोहल की प्रोडक्शन में, वाइन की प्रोडक्शन में और विनेगर जो कि एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। आप घरों में जब मिल्क से पनीर बनाते हैं तो उसमें कुछ नींबू ऐड कर देते हैं या फिर सिरका ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा जो मिल्क है वो फट जाता है और उससे पनीर बन जाता है, राइट। यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। तो ये जो हमारी ग्रेन्स है दैट इज बर्ले, व्हीट, राइस और हमारे जो कुछ फ्रूट जूसेस हैं जिनको हमने क्रश कर दिया है, तो इनकी नेचुरल शुगर से ही यीस्ट ग्रो करती है, राइट। फिर वो फर्दर हमारी अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, विनेगर बनाने में एज ए कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम उसको फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.4, दैट इज टेक ए 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution, can you get a smell, right? देखिए यहाँ पर आपको एक 500 ml का बीकर लेना है, कोई भी कंटेनर लेना है, बीकर लेना है और उसमें 3/4 उसका पार्ट हमने पानी के साथ फिल कर देना है। फिर उसमें 2 या 3 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे और उस सॉल्यूशन में मिक्स करके हम उस सॉल्यूशन में कोई यीस्ट पाउडर भी ऐड करेंगे, राइट।
तो उसको हमने क्या करना है, कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स तक हम उसको कवर करके रखेंगे किसी वार्म प्लेस में। अब उसकी हम स्मेल देखेंगे सॉल्यूशन की। सो कैन यू गेट ए स्मेल, तो किस टाइप की उसकी स्मेल आएगी आपको, वो उसकी जो स्मेल होगी शुगर सॉल्यूशन की वो थोड़ी सी चेंज मिलेगी। So this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। देखिए हमने शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट पाउडर ऐड किया था, तो यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, राइट। सो फर्मेंटेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें अल्कोहल बनाई जाती है, किसको कन्वर्ट करके, शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट ऐड करके हम शुगर से अल्कोहल को बना सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं आपको, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। इन्होंने 1857 में ये फिनोमिना फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था, 1857 में। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे दैट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम मेडिसिन में कैसे यूज कर सकते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स डोजेस बना के देते हैं और कुछ कैप्सूल्स भी देते हैं या फिर कई कई केसेस में इंजेक्शंस भी देते हैं पेनिसिलिन के। सो ये जो सोर्स होते हैं मेडिसिन के, इनमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो आपकी मेडिसिन जो आप कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं, सपोज करो हमने बीमार हो गए हैं, हम इल हो गए हैं, तो हमने हमारे ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही अटैक कर दिया है, तो भी उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम से लड़ने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, राइट। So these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक्स हम कंज्यूम करते हैं ये भी फंजाई और बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and बैक्टीरिया। सो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए गए हैं, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, राइट। So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। तो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही हम एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं और वो काफी वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करने में काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। तो यानी कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें माइक्रोबियल, उनके ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो नहीं अटैक कर दिया, उनको तो जुकाम खांसी या कुछ ऐसी डिसीज तो नहीं होगी, तो उनकी फीड में भी, उनके खाने में भी एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है। They are also used to control many plant diseases। तो कुछ प्लांट से भी डिसीज हो जाती हैं, उनको भी ये कंट्रोल करने में काम आती हैं एंटीबायोटिक्स। देखिए यहाँ पर कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, तो इसको रीड करते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। राइट, देखिए एंटीबायोटिक्स का हमें यूज सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले जाते हैं, जैसे कि बीमार हुए तो वहां से जाके बोल देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमें इसकी मेडिसिन बना के दे दो, राइट, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। तो हमें हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही एंटीबायोटिक्स का कंज्यूम करना चाहिए। बिकॉज देखिए अगर हम एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली किसी की भी एडवाइस से ले लेंगे, डॉक्टर की एडवाइस हमने ली नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हम अगर ऐसे एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो हमारी फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी किल कर देगी, राइट, जो कि हमें नहीं करना था। तो जैसे कि कोल्ड होता है, फ्लू होता है, इसके लिए हमें कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये वायरसेस होते हैं, इनके लिए एंटीबायोटिक्स हमें नहीं लेनी चाहिए। सो ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। सो देखिए आपको ना पूरा कंप्लीट करना चाहिए होता है कोर्स। अब क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर ने 5 डेज का आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको 3 दिन में ठीक हो गए,
राइट, उनको एंटीबायोटिक ने 3 दिन में इफेक्ट कर दिया, वो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अगर आप ठीक हो भी गए हैं, आपको नॉर्मल लग रहा है, बट आपको वो एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट टाइम जो अगर आपको बीमार हुए, अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी, आपके लिए इनइफेक्टिव होगी। इसलिए जो भी डॉक्टर ने आपको कोर्स बताया है, कंप्लीट कोर्स 3 डेज का, 5 डेज का एंटीबायोटिक का, तो वो आपको पूरा प्रॉपर कंप्लीट करना होता है। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. राइट, सो ये देखिए, फ्यूचर में अगर आप कोई गलत डोज लेते हैं या फिर आप बीच में स्किप कर देते हैं अपनी एंटीबायोटिक्स को, तो फ्यूचर में आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। देखिए, अगर आपको कुछ छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, लाइक आपको खांसी होगी या फिर आपको कुछ कोल्ड हो गया, राइट, तो उस केस में आपको, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, आपको ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज वो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं आपकी बॉडी में, वो उनको भी किल कर देती हैं। राइट, सो अगर आपको कोल्ड हुआ है तो आप स्टीम का यूज कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। So antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. तो cold और flu आपके वायरसेस से होते हैं, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वैसे भी इफेक्ट नहीं करते। So that was all about antibiotics. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे कैसे मेडिसिन में हम कैसे यूजफुल हैं, राइट, तो ये इस टॉपिक में बताया गया था। तो एज ए फ्रेंड यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा काम कर रहे हैं, हमारी डिसीजेस को लड़ने में हमसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन। सो व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिविंग वैक्सीनेशन। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब एक बेबी होता है, तो उसको वैक्सीनेशन दी जाती है, इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो देखिए, यहाँ पर जब एक छोटा बेबी होता है, उसको हम वैक्सीनेशन देते हैं, बिकॉज जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में अटैक करता है, राइट, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो उस बीमारी से, जो उस माइक्रोब से जिसने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया है, जो उससे लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं, उसे फाइट करते हैं, राइट। तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, सपोज करो बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, राइट, इन्फेंट्स होते हैं, उनको आपने सुना होगा पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन होता है वो लगता है, बिकॉज अगर कल को पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, तो हमने तो बच्चे को वैक्सीनेशन दी हुई है उनकी पोलियो की, तो वो पोलियो की वैक्सीनेशन क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी में, और वो उस माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लड़ने में हमारी हेल्प करेगी, जिससे हम उस बीमारी से ओवरकम कर सकते हैं, राइट। बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए उनको वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी होता है। तो वैक्सीनेशन छोटे छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की कभी भी हमें स्किप नहीं करनी चाहिए, राइट। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हमें डिसीजेस के बारे में भी बताया गया है कि कैसे कोलेरा डिसीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये कुछ एक हमारी डिसीजेस हैं जिसको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया में जैसे कि आपने सुना होगा कि पोलियो का अब कोई नया केस नहीं आता, बिकॉज पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए अभी इंडिया में जो पोलियो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिकॉज बच्चे बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है। तो अब पोलियो जैसी बीमारी हमारे इंडिया में अब कोई नया केस नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। देखिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। So in your childhood you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. तो जैसे कि देखिए, आप बचपन में भी आपको भी इंजेक्शंस लगे होंगे, तो आपको क्या करना है, अपने उन इंजेक्शंस की लिस्ट बनानी है, राइट। जैसे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ना एक कार्ड मिलता है वहां पर, तो आप उस कार्ड में से भी प्रॉपर वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल होता है वो देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ में आप हुए तो कौन सी वैक्सीनेशंस लगेंगी, आफ्टर 3 मंथ्स फिर कौन सी लगेंगी, आफ्टर 6 मंथ कौन सी वैक्सीनेशंस आपको लगवानी है। तो उस कार्ड में
बॉय के लिए, गर्ल के लिए प्रॉपर स्केड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, right? So it is essential to protect all children against the diseases. Necessary vaccinations are available in nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. तो जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो ड्रॉप्स आपको एज ए वैक्सीन दी जाते हैं, ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करती हैं, जो कि हमारी माइक्रोब से एक्सटर्नल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के ऊपर अगर अटैक करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, तो उनको एंटीबॉडीज हमारी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं वो लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करती हैं, राइट? सो पोलियो दी जाती है छोटे बच्चों को एज ए वैक्सीन, वो काम करती है। So a worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. देखिए इसी टाइप से smallpox भी पूरे वर्ल्ड में कैंपेन स्टार्ट किया था, जो कि अब smallpox भी कई कंट्रीज में बिल्कुल खत्म हो चुका है, right? So these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. So देखिए यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी कैसे वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज ए वैक्सीन बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, एज ए फ्रेंड हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए क्या करते हैं एज ए फ्रेंड, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। देखिए हमारी सोयल की जो फर्टिलिटी होती है, मीन सोयल हमारी जो उपजाऊ शक्ति होती है सोयल की, उसको इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी सोयल के अंदर नाइट्रोजन ले आते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, सो दैट हमारी सोयल में नाइट्रोजन होगा तो उसमें जो भी हम क्रॉप ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो करेंगी, राइट? उसमें जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगी उस क्रॉप की, वो अच्छी होगी, लार्ज स्केल पे होगी, लार्ज अमाउंट में होगी, अगर हम उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐड करते हैं कुछ, राइट? तो ये हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज करती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसा काम करती है जो कि नाइट्रोजन हमारी सोइल में इंक्रीज करती है, राइट? जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम, लेफ्ट साइड में जो आपको पिक दी गई है वो जूम करके दी गई है, राइट साइड में आपको काफी सारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होती है, राइट? इसको आप मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, राइट? तो इनको हम काफी मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं। तो ये आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, ये काफी मैग्नीफाइड पिक्चर दी हुई है, तो ये थोड़ी कम मैग्नीफाइड पिक्चर दी हुई है, राइट? नेक्स्ट हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं दैट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को यहाँ पर क्लीन करने का काम करते हैं। Now Bhuju and Paheli had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bhuju and Paheli wanted to know how this and had happened. तो यहाँ पर देखिए बूजू एंड पहेली ऑब्जर्व करते हैं, जो उनके स्कूल का गार्डनर है, उन्होंने मैन्योर बनाई है। मैन्योर मींस हमारी खाद होती है, ठीक है? वो कैसे बनती है? जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं, एनिमल्स का वेस्ट होता है, तो उसको हम एक पिट में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए, राइट? हमने एक पिट बनाई, एक खड्डा बनाया, उसमें हमने उनको डाल दिया, तो कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। उसमें जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, दैट इज जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स का वेस्ट था, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो क्या होता है? वो कुछ टाइम के लिए हमारा वहां से डिकम्पोज हो जाएगा, मींस उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया और वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर पहेली और भूजू का आंसर मिल चुका है कि जो हमारा वेस्ट था वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही उन पे अटैक किया जिससे वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 दी हुई है, टेक 2 pots and fill each pot half with soil, mark them A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pot aside, observe them after 3 to 4 weeks. देखिए यहाँ पर 2 पोर्ट्स लिए हैं हमने, तो एक पोर्ट में तो हमने दोनों को हमने मिट्टी दोनों में डाल दिया, हाफ हाफ करके दोनों में मिट्टी डाल दिया। अब जो पोर्ट ए था
उसमें हमने कुछ प्लांट का वेस्ट डाला है, जैसे प्लांट की जो लीव्स होती हैं या फिर कोई भी उनका वेस्ट है, प्लांट का टुकड़े हैं स्टेम में, उसको हमने पोर्ट ए में डाल दिया। और जो पोर्ट बी है उसमें हमने पॉलिथीन बैग्स डाला, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स डाली और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज जो थे, प्लास्टिक के टॉयज थे, उसको हमने डाल दिया। तो देखिए अब 3-4 वीक्स तक हमने उसको ऐसे रखा ही रखा और हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि हुआ क्या। Do you find any difference in content of these two pots? If so, what is the difference? तो यहाँ पर आपको दोनों पोर्ट्स में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है। You will find that plant waste in port A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of micro. देखिए जो पोर्ट ए में हमारा जो वेस्ट था, प्लांट्स थे, तो वो था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसके ऊपर माइक्रोब्स ने अटैक करके उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने अटैक करके उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैन्योर में, बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल था। और जो न्यूट्रिएंट्स The nutrients released in the process can be used by the plants again. तो जब नया प्लांट ग्रो करेंगे, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पैदा हुए वो माइक्रोब्स में मैन्योर कन्वर्ट हो गया, तो मैन्योर दोबारा से सॉइल में मिक्स हो गया और वहां पर जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे तो अच्छे से ग्रो करेगा, राइट, बिकॉज वहां पर उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं क्योंकि हमने मैन्योर ऐड कर दी। Did you notice that in port B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into, देखिए जो पॉलिथीन है, प्लास्टिक बैग्स है, तो माइक्रोब्स ने पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक की बोतल्स या फिर ब्रोकन टॉयज उनके ऊपर अटैक नहीं किया, बिकॉज माइक्रोब्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हम इसको डिकम्पोज कैसे करें, बिकॉज आप देखिए कोई भी चीज अगर मार्केट से पानी की बोतल है या फिर कोई ट्रैवल करता है, पानी की बोतल है, तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं, राइट। तो ये जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है इनको डिकम्पोज होने में, राइट। तो ये प्लास्टिक की बोतल्स ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसको हमने डिकम्पोज करना है, बट इसके लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो इनको डिकम्पोज कर सके। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो देखिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, वो इन सब्सटेंसेस को, इन स्मेली सब्सटेंसेस को, इन प्लांट्स के वेस्ट को, एनिमल्स के वेस्ट को डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और वो मैन्योर वापस से हमारी सोइल में मिलके उसको फर्टाइल कर देता है, राइट। तो ऐसे हमारा ऑटोमेटिकली जो नेचर है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, माइक्रोब्स हमारे यहाँ पर एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, और फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।